नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। तो जैसा कि डिस्क्लेमर रहता है कि कोई भी बाइंग और सेलिंग कॉल नहीं है, केवल जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उन सब चीज़ों को आप लोगों के साथ में डिस्कस करने की कोशिश रहती है। रिक्वेस्ट आपसे है कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि एक लंबी जर्नी आप लोगों के साथ में जो कंटिन्यू है तो वो बनी रहे। तो आप लोगों का साथ बना रहेगा तो मोटिवेशन मिलता रहेगा कि भाई आप लोगों के समक्ष जो भी मेरी अपनी पर्सनल स्टडी होती है तो वो आप लोगों के समक्ष लेके आता हूँ। वीडियो तो बनाना चाह रहा था दूसरी चीज़ों पे और काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो बनता, बट शाम तक आते आते जो चीज़ें थोड़ी सी बदलाव ले गई और फिर कंटेंट को मुझे दूसरी तरफ को मोड़ना पड़ा और दोनों चीज़ों को इसी वीडियो में कवर नहीं कर पाऊँगा। वीडियो लंबा होगा, बट आप लोगों के लिए कंटेंट को बदल के मैं जो अभी एज ए टाइम जो रिक्वायर्ड है उस पॉइंट ऑफ व्यू पे डिस्कशन रहेगा। बात करेंगे कंपनी पे। कोई इस तरह का गाइडेंस नहीं है कि भाई आप जाइए खरीदिए या नहीं खरीदिए या क्या कुछ कर रहे हैं। मैं अपनी कॉन कॉल जो मेरा अपना क्या हिसाब है वो बात करते हैं। आज रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं, ठीक है। लेकिन देखो, पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मतलब मुझे लगता है कि 50 लाइक्स तो मेरी मेहनत के लिए बनते हैं। वीडियो लंबा होगा, बट बने रहोगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें स्पष्ट होंगी। और ये भी है कि मैं अंतर्यामी नहीं हूँ कि मैं हर चीज़ का सही मतलब या सही चीज़ें निकाल के ले आऊँ। कोशिश रहती है जो अपनी स्टडीज़ रही हैं, जो तरह का समझ में आता है, उन सब चीज़ों पे आप लोगों के साथ में डिस्कशन रहता है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। लगभग 500 लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं और चीज़ों को काफ़ी फिल्टर आउट करके वहाँ पे हम लोग निकाल के ले आ पाते हैं, क्योंकि एक ही बंदे के पास इतना समय नहीं होता है कि हर चीज़ की हर तरह से हर न्यूज़ को निकाल के और वहाँ पे डिस्कस किया जा सके। तो बेटर होगा वो ज्वाइन करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑफ कर देंगे तो आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अब बात करी जा रही है कि टारल ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स जो कंपनी है जो ट्रांसफार्मर बनाने का काम करती है, पहले भी मतलब आप लोगों के समक्ष डिस्कस किया, तो उसके कुछ रिजल्ट्स आए, ठीक है। मेरे पास उसका स्टेक ठीक ठाक सा है और काफ़ी मतलब पॉजिटिव था मैं और हूँ भी। बट क्या है कि थोड़ा सा समय लंबा लगने वाला है और ये बोला गया है हमेशा कि मार्केट में ये सिनेरियो हर कंपनी के साथ में रहता है। मतलब कितनी भी अच्छी से अच्छी कंपनी हो, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ये थोड़ा बहुत रहता ही है। और कब वो मल्टी बैगर रिटर्न्स बना देती है उसका पता नहीं रहता है, कौन सी कंपनी बनाएगी, कौन कहाँ पे क्या कुछ है। लेकिन आप जैसे जैसे डेवलपमेंट्स आपको उसमें दिखाई पड़ते हैं, उससे आप क्या कंक्लूजन निकाल के ले पाते हैं, उन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो कुछ स्लाइड्स हैं, थोड़ा लंबा वीडियो होगा, उम्मीद करता हूँ पूरा वीडियो में अगर बने रहेंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर होंगी फ्यूचर एस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली बात मैं आपको बताऊँ कि मैं इसमें अपना एंगल बताता हूँ, तो लेकिन आपको अपने पोर्टफोलियो के रिस्क एपेटाइट से ध्यान रखना पड़ता है। अब जैसे मुझे तो 5 साल लगभग हो गए मार्केट में आए हुए, ज़ीरो से शुरू किया, चीज़ें काफ़ी ठीक सी हैं और मैं सेटिस्फाइड हूँ कि जो भी मुझे मार्केट ने दिया है और जिस तरह का भी मैं ज्ञान अर्जित कर पाया हूँ आप लोगों के माध्यम से और भी जगहों से, डिफरेंट सोर्सेज से, और उन सभी गुरुओं को मेरा नमस्कार रहता है। उनके लिए बहुत थैंकफुल हूँ इस बात के लिए कि वो चीज़ों को स्पष्ट करके यहाँ तक लेके और आज भी गेन करते रहते हैं चीज़ें। ये तो बात कर रहा हूँ कि ये कंपनी जो टारल है, इसका जो ये कह सकते हैं रिजल्ट्स आए, उम्मीद थी जिस तरह का पहले, अभी मंडे को इसका कॉन कॉल भी आएगा तो और चीज़ें स्पष्ट होंगी। लेकिन उससे पहले ही चीज़ें मैं आप लोगों के समक्ष बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसमें जब इन एंट्री बनाई, और एंट्री मैंने इसी साल में बनाई है, अभी मुझे इसमें ज़्यादा समय नहीं हुआ है और एक अच्छी खासी होल्डिंग पहुंच गई है। और मैं अपने प्रॉस्पेक्ट्स के हिसाब से अप्रोच रहती है अभी के लिए। अब ये जो रिजल्ट्स आए हैं या जो चीज़ें हैं इसमें, अब मंडे को इसमें क्या स्थिति बैठती है वो मार्केट ही बताए, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है। मैंने अभी एवरेज किया है, जब मार्केट अब ये इसमें गिरावट आई है और मतलब कुछ हैंड्स ने निकाला होगा माल, ठीक है। मेरा अप्रोच किस पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी के लिए मैं इसमें वेट एंड वॉच की सिचुएशन में हूँ। कंपनी में कहीं कोई कमी नहीं है, कहीं कोई इंटरनल फ्रॉड नहीं है। रिजल्ट्स हर बार पॉजिटिव ही आएंगे ऐसा ज़रूरी नहीं होता, और जिस सेक्टर से और जिस चीज़ में ये काम करती है वहाँ पे इस तरह की चीज़ें पहले भी हिस्ट्री में बनी रही हैं और आगे भी बनेंगे। फाइनेंशियल ईयर फुल ईयर की रिजल्ट्स के हिसाब से अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चीज़ों में कहीं कोई कमी दिखाई नहीं पड़ती है। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि मॉनसून सीजन था। अब आप कहोगे कि नहीं सर, कुछ कंपनीज ने तो अच्छे रिजल्ट्स दे दिए। देखो, डिपेंड करता है, हर एक की सर्कमटेंसेस, एरिया, सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। जो मैं अपने फैक्टर इन करने की बात कर रहा हूँ, या फिर ऐसा भी नहीं है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई मेरे पास अगर ये स्टॉक्स हैं तो मैं थोड़ा सा
उस फेवर में बात कर रहा हूँ। ऐसा भी नहीं है कि नहीं मैं ज़बरदस्ती बताऊँ मेरे पास है शेयर तो इसलिए अच्छी कंपनी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कंपनी अपनी जगह पे है, ठीक है, हमने लिए हैं, क्या सोच के लिए हैं, किस हद तक के बिलीव पे लिए हैं, और आगे क्या सोच है, क्या मेरी डिपेंडेंसी पूरी इस पोर्टफोलियो की इसी कंपनी पे है, तब फिर रिस्क की बात हो जाती है। तो मैंने बोला ना, डिपेंडेंसी को डाइवर्सिफाई करना आना चाहिए। तो इस कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो ईयर ऑन ईयर में आप ये देखेंगे कि भाई लास्ट ईयर का जो सितंबर 24 का, वीडियो बेहतर लंबा होगा, प्लीज़ बने रहिएगा। सितंबर 24 में 461 करोड़ की यहाँ पे इन्होंने सेल्स दिखाई है। जून में काफ़ी अच्छी सेल्स आ गई है, और यहाँ पे देख सकते हो कि ये लास्ट ईयर सितंबर 24 का था, और ये अभी जून 25 में जो भी सिर्फ पिछले रिजल्ट्स आए हैं, तो वो जो है कि आप देख सकते हो 529 की इन्होंने सेल्स करी है। और अभी जो सितंबर 25 जो अभी आज रिजल्ट डिक्लेयर करे हैं, उसमें 460 करोड़ की सेल्स की, यानी कि लास्ट ईयर के कंपेरिजन में अगर देखा जाए तो बोला गया 13% डाउन है सेल्स। मतलब यहाँ पे 461.5 की है, यहाँ पे 460 की है, ठीक है, ये आंकड़े अपनी जगह पे हैं। अब खर्चा, महंगाई, सब चीज़ें बढ़ी हैं, तो एक्सपेंसेस जो है देख सकते हो सेल्स थोड़ी सी कम हुई है, और वहीं पे ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट मार्जिन निकल के आया है वो पहले बेटर निकल के आया था भाई पिछले उसमें क्वार्टर में, और उससे पहले भी यहाँ पे मतलब जो है मार्जिन निकल के अच्छा आया था, और इस बार मार्जिन भी डाउन हो गया। सेल्स थोड़ी सी डाउन हुई, मार्जिन भी डाउन हुआ। और यहाँ पे आप देखेंगे कि मतलब ये सब चीज़ें कमी की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या निकल के आया, 11.22% का निकल के आया, और यहाँ पे जो पहले था 16.64, और उससे पहले 15% के आसपास का मार्जिन था, यानी मार्जिन भी डाउन हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, और ये सब चीज़ें डाउन हुई। तो कह सकते हैं जो खराब हो सकता था कंपनी के साथ में रिजल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो खराब हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो निकल के आया, तो भाई डेफिनेटली वो भी डाउन होगा। तो वो भी आप देख सकते हो कि निकला के जो निकला है वो 45 करीबन 46 करोड़ के करीब की प्रॉफिट निकाल पाई थी कंपनी लास्ट ईयर सितंबर 24 के क्वार्टर में। अभी जो है करीबन 37.5 करोड़ के ही पैसा इन्हें मिल पाया। अब यहाँ पे जो उसका वो निकल के आता है, कह सकते हैं कि अर्निंग पर शेयर, तो वो जो है देख सकते हो 1.1 पे पहुंच गया है। ये रेशियो डिनोट करता है कि भाई कंपनी के शेयर ने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया, 1.5 से भी नीचे, यानी ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जो है चीज़ें डाउन हुई। तो अब इससे क्या समझते हैं, अब रिटेल इन्वेस्टर्स किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है कि भाई रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, चीज़ें सही नहीं है, तो बेच दो। अगर हम इस तरह से चलते हैं, तो मार्केट में किसी भी कंपनी को अपनी पोर्टफोलियो में बहुत लंबे समय तक होल्ड नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़, किसी भी शेयर से लगाव नहीं रख के रहना चाहिए। ये जो शेयर्स मैंने बाय किए थे, जब भी मैंने इसमें इन्वेस्टिंग की थी अभी इसी साल में, जिस महीने में की वो मैं अभी अभी वीडियोज़ में आगे दिखाऊंगा आपको, कि उसमें जब भी मैंने इसमें मतलब की, उसके बाद प्रॉफिट्स बने। मतलब अगर जैसे कहा जाए ना कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स आप बुक करना चाहें, कर सकता था, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। और उसके बाद जो है चीज़ें अभी डाउन गई, और अभी जो आज रिजल्ट से पहले जो चीज़ें कुछ सर्कुलेट हुई मीडिया में, या जो चीज़ें हैं उनको हाइप क्रिएट किया गया, शेयर भी करेक्ट हुआ। या ये आप देख सकते हो कि पिछले अक्टूबर लास्ट से और आज ये नवंबर, यानी कि करीबन 10 दिन का मान लो, 10 दिन में जो भी ट्रेडिंग सेशंस रहे हों, उसमें मार्केट में इसमें सेलिंग आई। इस शेयर में आप चार्ट देखोगे तो देखोगे कि भाई सेलिंग हो रही, क्यों सेलिंग हो रही भाई? फंडामेंटली कंपनी सही दिखाई पड़ती है, जो कॉल लास्ट अवेलेबल थी उसमें भी बेटर दिखाई पड़ रही है, चीज़ें एक्सपेक्टेड थी कि भाई सही है। ये जो रिजल्ट्स है कहीं ना कहीं तो मतलब कह सकते हैं ना कि हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स, हमारे पहुंच से बहुत दूर की बात है। तो जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स होते हैं, जो कि कभी कभी शॉर्ट टर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, या कुछ है मतलब इस तरह की चीज़ें रहती हैं, तो वहाँ पे वो जब आपको थमाना चाहेंगे आपको थमा देंगे, और जब निकलना चाहेंगे तब आपसे वो छीन भी लेंगे शेयर्स को। इसी कंपनी को जब उन्हें अगर लेना हो, मान लो रिजल्ट्स अब काफ़ी अच्छे आने वाले होते, तो भी आपसे लिया जा सकता था, और उठा के लेंगे या गिरा के लेंगे ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो पैरामीटर्स होते हैं ना, रिटेल इन्वेस्टिंग कितनी है, डीआई की इन्वेस्टिंग कितनी है, फॉरेन इन्वेस्टर्स कितने हैं, प्रोमोटर्स क्या कर रहे हैं, क्या कुछ है, उन्हें सब पता होता है। यानी ये रिजल्ट से पहले हम लोगों के लिए आज आए हैं ये, लेकिन चीज़ें पहले से ही आइडिया लग जाती हैं। और ये ऐसा नहीं करे कंपनी को ये रखनी चाहिए थी, वो रखनी चाहिए थी। भाई देखो, बहुत सारे पैरामीटर्स, बहुत सारे लोग होते हैं, इंटरनल सोर्सेज से सब पता चलता है, ठीक है। अब हम एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट से पैसा कैसे बना सकते हैं करके अगर बात वाली बात आए,
तो हमें बने रहना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए मैंने बोला रिस्क एपेटाइट को क्वालिफाई करते जाओ, चीज़ों को अप्रोच करते जाओ, डाइवर्सिफाई करोगे तो ऐसा समय भी देखना पड़ेगा कि जहाँ पे आपको लगेगा कि इस कंपनी की एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा थे बट रिजल्ट ने परफॉर्मेंस नहीं दी, उसके रीजंस फाइंड आउट करने की कोशिश करो। अब अगर आप सोचते हैं कि नहीं यार मैं इसमें ट्रैप हो गया, ट्रैप तो आप तब होते जब कंपनी कोई इंटरनल फ्रॉड करती। हर बार जो है विनर नंबर वन घोड़ा ही होगा, यही होगा यही होगा, ऐसा नहीं होता है। ये आपको आपको विजनरी होना पड़ता है, समझना पड़ता है कि भाई कैसे हमारा अप्रोच है। मैं ये नहीं बोला अगर मैंने इसमें पोजीशन नहीं बनाई होती तो मैं नहीं बनाता, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन चीजें पढ़ी हैं, देखी हैं और बनाई। तो अब अगर आप ये सोचोगे नहीं यार ट्रैप हो गए, नहीं, ट्रैप तो आप तब हो गए जब कंपनी इंटरनल फ्रॉड करे। किसी भी शेयर मार्केट की, स्टॉक मार्केट की जो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है उसके काम को और उसकी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे बहुत सारे शेयर्स होंगे, तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा, लेकिन आपको एक थीम समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई अप्रोच कैसे होना चाहिए मार्केट में किसी भी तरीके से। आप गलत जाएंगे, बहुत बार जाएंगे। अब आपने कोई चीज़ लिया, डिसीजन लिया, या तो वो सही जाएगा या वो गलत जाएगा। अगर वो सही गया तो आप ये सोचते हो कि भाई मैंने बहुत क्रैक कर लिया, मैंने कोई चीज़ ऐसी क्रैक कर ली कि नाउ आई एम द मास्टर और मैं कर लूंगा। ऐसा नहीं होता है। और या फिर आप गलत जाओगे, तो गलत भी जाओ वो भी चीज़ सोच के। तो अगर मैं कहीं गलत गया, इंटरनल फ्रॉड की बात अलग है, कंपनी इंटरनल फ्रॉड कर दे तब चाहे लॉस में हो प्रॉफिट में निकल जाओ, लेकिन आपने कुछ डिसीजंस लिया, पैरामीटर्स भाई हिस्ट्री में जो उसने करके दिखाया वो चीज़ें देखी और आपने कोई डिसीजंस लिया और आपके पास से उल्टे बैठ गए कि भाई आपको लगा कि नहीं ये यहां से बनेगी, लेकिन नहीं। तो मैंने बोला कि आप अपने रिस्क एपेटाइट से उसमें स्टेक्स बढ़ा रहे थे कि भाई आपका पोर्टफोलियो साइज क्या है, प्रॉफिट्स कितने कमा चुके हो, कितने तक में उसमें एवरेज करना है, कहाँ पे रुकना है। अभी जैसे मैंने बोला कि शेयर पहले से ही गिर रहा है भाई, अक्टूबर लास्ट से ये गिरना चालू हुआ क्योंकि चीज़ें लीक्ड होंगी, या मतलब, और ये सब शेयर्स में होता है। ऐसा नहीं है कि अरे यार इन्होंने कर दिया। किसी भी कंपनी की बात करो, आपको जब पता चलेगा चीज़ें लेट हो चुकी होंगी, आप हिस्ट्री के हिसाब से चीज़ों को लेते हो, तो वो कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए कि कितने तक का अमाउंट मैं इसमें क्वालिफाइड फील करता हूं। अभी जैसे मैं अब जो जब ये गिरना चालू हुआ, मैंने बार बार चेक किया और मैं 1000 स्टॉक्स तक के लिए रेडी फील कर रहा था एज पर माई पोर्टफोलियो रिस्क एपेटाइट और ये। बट अब जो मेरे पास स्टेक्स हैं लगभग 580 के एयरफेयर में है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और वहां पे अब क्या होगा कि रिजल्ट्स देख लिए भाई, कौन कौन मंडे को आएगी। कुछ ब्लंडर दिखाई पड़ा नहीं, बट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रिजल्ट्स नहीं है सही आए, तो इनके रीजंस को ढूंढने की कोशिश करी जाएगी। अब होगा क्या, विद इन द दिस ईयर मैंने एंट्री बनाई है, ठीक है, एक ठीक ठाक से अमाउंट की एंट्री हो गई, बोला ठीक है। तो अब जो शेयर्स हो गए, अब लेफ्ट ओवर 1000 तक अगर पहुंचने की बात हो, तो ऐसा नहीं जरूरी मुझे पहुंचाना ही था, लेकिन अब जो चीज़ें हैं क्या कि टाइम देना पड़ेगा। कंपनी में कोई कमी नहीं है, चीज़ें जो है उनका एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है मार्केट, मतलब कंपनी में, लेकिन अब टाइम देना पड़ेगा। आप हर बार ऐसे नहीं सोच सकते कि नहीं भाई मैं तो बनाऊंगा 6 महीने में 10%, 20%, 25% निकल जाऊंगा। ठीक है, अगर वैसा ही बनाना होता तो जब मैंने बाय किया उसके बाद शेयर ने मौका दिया, लेकिन नहीं, मुझे थोड़ा चीज़ें थी भाई, कहीं कहीं पे बना, जब मेरे पोर्टफोलियो रिक्वायरमेंट आती तब मैं कभी 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 कर लेता हूं। और ऐसा भी नहीं था कि इसमें नहीं करना था, ऐसा सोच के चलाता नहीं, करना चाहता तो मैं कर भी लेता, नहीं भी तो लंबे समय के लिए भी क्या खराब है, नहीं भाई। तो इसमें यह भी नहीं है कि आप जाके एंट्री बना लो, क्योंकि अब इसमें लंबा समय लगने वाला है, और लंबा समय कितना लगेगा वो डिपेंड करेगा कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है पोर्टफोलियो का। ठीक है, अब जैसे यहां पे बात आ गई और यहां पे इन्होंने डिफाइन करके दिया, और अगर मैं इसको जो चार्ट मतलब शीट पे दिखा दूं, तो ये ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स का जो आज का रिजल्ट है, तो आप यहाँ देखेंगे कि भैया देखो यही जो है सेल्स है 460 करोड़ की, यहाँ 461 करोड़ की, ठीक है, और ये सब निकला के जो है वही जो अभी मैंने आपको दिखाया था वो चीज़ें थी। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि ये जो अगर इसका मटेरियल महंगा होगा, चीज़ें महंगी हो गई, तो डेफिनेटली वो होगा, हो सकता है कि जितनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन वगैरह इन्होंने जो किया उसमें प्रोडक्शन, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर बना रही है,
ये कोई ऐसा नहीं है बिस्किट का पैकेट बना रही है, चीज़ें हो रही हैं एकदम से। ये एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, चीज़ें अलग तरह से रन होती हैं। आपको वो फील्ड और उस चीज़ को समझना भी आना चाहिए। दूसरी चीज़ जो इस कंपनी में आज या मतलब जिसको रिजल्ट से पहले गिरने का जो रीज़न समझ मतलब लोग एज्यूम कर रहे थे, तो वो भी चीज़ें मार्केट में मतलब हुई, सेटल डाउन हुई। और यहाँ पे इन चीज़ों को मैंने थोड़ा सा पढ़ा, और पढ़ने के बाद जो है मैं थोड़ा कंक्लूजन पे निकला कि भाई नाइजीरिया, यहाँ पे इसको अगर आप देखेंगे तो ये एक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही थी और ये 5 नवंबर को आई। भाई आप लोगों को तो बाद में ही पता चलेगा, तो शेयर्स तो पहले ही बिक चुके होंगे या एडजस्ट हो चुके होंगे। अब जैसे मार्केट में इसके रिजल्ट्स ख़राब आने के एक्सपेक्टेशन हमें तो नहीं थी, लेकिन जो रिजल्ट्स ख़राब आए, ये जिन लोगों को पता चल गया, चाहे वो DIs हों चाहे वो FIs हों, प्रोमोटर्स ने तो निकाला नहीं, क्योंकि सितंबर का डाटा भी आया। हाँ, हो सकता है पिछले कुछ दिनों में निकाल दिया हो, तो वो अलग बात है। लेकिन जो कि मान के चलो दिसंबर में क्वार्टर में जाके अपडेट हो कि उनके भाई उन्होंने कितने % होल्डिंग निकाली या नहीं निकाली। लेकिन सितंबर 25 तक की जो उनकी होल्डिंग है वो दिखा रहा है। अगर वो अभी तक की है, मान के चलो अक्टूबर में बेचा हो, तो वो सितंबर तक की तो होल्डिंग नहीं होगी ना, वो आगे जाके हमें दिखाई पड़ेगी। क्या पता प्रमोटर्स नहीं निकाला हो या कुछ भी हो, किसी ने तो बेचा तब तो आया है, और स्ट्रॉन्ग हैंड्स नहीं बेचा होगा। ठीक है, क्या पूरा बेचा? नहीं पूरा बेचा तो भैया इसमें सर्किट्स लगते 20-20% के नीचे के, ओके। लेकिन शेयर अपने फेयर वैल्यू पे पहुंचेगा, यानी कि जिनको निकालना था निकल गए। अब रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब कह सकते हैं कि डर के मारे बेचे या कुछ करे तो उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स की वजह से खरीदने के से और बेचने से बहुत ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। अगर स्ट्रॉन्ग हैंड्स इसमें नेगेटिव होते हैं, यानी कि अब जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स ने सेल आउट कर दिया वो कर दिया, और जिन स्ट्रॉन्ग हैंड्स ने, मान के चलो वो इस स्ट्रॉन्ग हैंड्स तो थे लेकिन उन्हें इंटरनल कुछ पता ही नहीं था रिजल्ट्स के बारे में या कुछ, तो अब वो कल बेचेंगे, ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये है कि छोटा मोटा जो कुछ इस तरह के हों तो वो अभी बोले यार नहीं यार, हम लॉस बुक कर लेते हैं, हमें जल्दी पैसा बनाना है, हम यहाँ से निकल जाते हैं इस कंपनी से, भले ही फंडामेंटली स्ट्रांग है, आगे के रिजल्ट हो सकता है अच्छे आएँ, लेकिन हमको निकलना है। तो भाई ठीक है, मैंने इतने का लॉस कर दिया, मैंने इतने का लॉस कर दिया, निकल जाए, वो अलग बात है। अच्छा, दूसरी जो रिजल्ट से पहले जो एक रीज़न इसका निकल के आ रहा था कि देखो यार, लोगों को जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है उन्हें पता था, वो देखो उन्होंने पहले ही निकल लिए, तभी शेयर डेली नीचे जा रहा था या क्या कुछ है। तो वर्ल्ड बैंक डिबार्स इंडियन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंपनी, जिसका नाम इसमें ये रखा गया, बोले नाइजीरिया में वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट था जिसमें इस कंपनी ने ये खबर में पूरी न्यूज़ नहीं दी थी, तो इन्होंने दिखाया गया कि भाई ये जो है जो कवर हुई, बोला कि वर्ल्ड बैंक के जो $486 का एक प्रोजेक्ट था नाइजीरिया के लिए, उसमें ये इस कंपनी ने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यानी वही इलेक्ट्रिकल या ट्रांसफार्मर वगैरह तो वो देने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अब वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था नाइजीरिया के लिए, तो क्या है, डायरेक्टली तो कंपनी नहीं पहुंच रही ना। अब उस प्रोजेक्ट में जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स यानी कि ट्रांसफार्मर वगैरह प्रोवाइड करने के लिए उस प्रोजेक्ट में तो बीच में एजेंट्स होते हैं, बहुत सारी डील्स होती हैं, तो उनको कराने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और एक्सपोर्ट लेवल पर काम है। तो इसमें डील हुई थी कि भाई ये 2023 के बात है, प्रोजेक्ट की बात है, और 486 बिलियन मतलब डॉलर के करीब का, $1 मिलियन का ये करीब प्रोजेक्ट था, जिसमें से इसको इक्विपमेंट प्रोवाइड, पूरा प्रोजेक्ट नहीं था इनका, तो उसमें से या जो भी था तो उसमें इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने का इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था नाइजीरिया के साथ में। बोले ठीक है, भले ही वो वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, बट नाइजीरियन गवर्नमेंट भी उसमें इन्वॉल्व होती है। भाई ठीक है कि भाई हमने इक्विपमेंट वहाँ से लिया, ये लिया, वर्ल्ड बैंक ने तो पैसा दे दिया, बोला ठीक है, लेकिन वर्ल्ड बैंक मॉनिटरिंग करती है भाई कि मेरे पैसे का सही यूटिलाइजेशन उसी जगह पर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हुआ ये कि भाई 10% का, अब इसमें ये होता है कि भाई जो एजेंट है बीच में, जैसे कि एजेंट होता है, उस एजेंट पे कमीशन उसको मिलेगा। भाई ठीक है, भाई ट्रांसफार्मर हमने इंडिया से लिया, इस कंपनी से ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब जितने डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसका 10% का डील साइन हुई कि भैया डील पे कि भैया एजेंट को 10% कमीशन दिया जाएगा। अब हुआ, अब उसमें उस एजेंट को टाइमली पैसा नहीं मिला या कम मिला, या जो है कि पैसा पूरा पे नहीं हो पाया, या क्या कुछ, या डील नहीं बनी, या ये हो सकता है कि भाई 10% दिखाने के हों, प्रैक्टिकली 15% ले रहा हो कमीशन, 5% जो है बैकलॉग से दिया जाता हो। सब कुछ चलता है बिजनेस में, सब कुछ चलता है, फायदे की डील होती है, बोले ठीक है यार क्या कुछ है, इनका मार्जिन निकल रहा है नहीं निकल रहा है, क्या कुछ है, वो सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो कुल मिला के अगर वो बंदे की जो बात हुई है भाई, वो अगर मान के चलो 10% वो कागज़ों पर दिखाया जा रहा है, 15% या 12% पे ये हुआ कि भाई नहीं तुम मुझे 2% चुपचाप से
दोगे, ब्लैक मनी में दोगे, मतलब मैं ये एजम्पशंस दिखा रहा हूँ क्योंकि सब कुछ बोला नहीं जा सकता, लेकिन आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें कह रहा हूँ। तो वैसा ही कुछ होता है। तो अगर वो चीज़ें हुई, बोले नहीं यार ठीक है 12 पे बात हुई थी बट यार तुम 11 लो यार, हमें ज़्यादा फायदा नहीं मिल रहा, या हमारा जो इसमें मटेरियल है वो महंगा हो गया या कुछ करके, तो वो राजी ना हो, बोले नहीं यार हमारी 12 पे बात हुई थी, या जो भी कुछ हो, या वो बाद में कहने लगा कि नहीं आपको तो इतना फायदा हो रहा है, हमने 10 पे डील कर ली थी, ठीक है तो 10 दो, लेकिन मेरे को 1% और चाहिए अलग से, कुछ भी हो सकता है। तो कुल मिला के उसने जो बंदे ने जो है कि उस चीज़ को हाईलाइट किया, और जो इनके डिफरेंट डिफरेंट फॉरम्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि इन्होंने उसने उस चीज़ को वर्ल्ड बैंक के नॉलेज में डाला और कहा कि इन्होंने डील में जो 10% का वो मुझे पेमेंट का क्लियर नहीं किया है, नहीं दिया है, विद इन दिस में दिनों में मिलना चाहिए था। तो वो सब चीज़ें की बात आई, तो वो ठीक है। तो वो अब एजेंसी के पास जब ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें पहुंच जाती हैं कंप्लेंट में कि भाई वर्ल्ड बैंक में पैसा दे रहा है, और तो फिर वो एक्शन उनको लेना ही पड़ता। तो वो चीज़ें हुई और सब कुछ है। तो उन्होंने कंपनी को जो है कि वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स के लिए जो है रोक दिया, ठीक है, कि भाई इस समय से लेके इस समय तक के लिए ये कंपनी पे हमें जो है कंप्लेंट दिखाई पड़ी। तो जिसमें जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर्स हैज़ टेकन, यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर्स, नहीं ये तो उसकी है, यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, कि ये मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा, मे भी वहाँ पे चलेंगे तो ज़्यादा बेटर से समझ पाएंगे। मैं देखता हूँ, मैं वहीं से निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो 1 मिनट होल्ड करिएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास ये एक स्क्रीनशॉट है, उसमें चलते हैं। तो ये जो है रॉ वीडियो रहता है ब्रदर, लेकिन चीज़ें पूरी निकाल के लेके आता हूँ। तो यहाँ पे एक ये मैंने थोड़ा सा वो किया था, ठीक है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ये चीज़ें आपस में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इन्होंने ये जो आप देख सकते हो कि मैंने जो इसमें सॉरी यहाँ पे ये जो अंडरलाइन किया, ये सैंक्शंस जो लगाए वर्ल्ड बैंक की तरफ से फॉर द वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट्स के लिए, कि भाई प्रोजेक्ट्स इश्यूड बाय द बैंक ऑन, वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे हैं, ऑन November 30, 2023, ये इस प्रोजेक्ट की बात थी। और जिसमें जो एक तरह से कंप्लेंट पहुंची कि यहाँ पे देख सकते हो इस वाले इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो ये वाले इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पढ़ूंगा तो आप देखिएगा कि द स्पेसिफिक accusations made by the INT in the SAE were that during the bidding, यहाँ पे during the bidding and execution stages of a power equipment supply contract, the respondent engaged in a fraudulent practices during the bidding and execution stages of the power equipment supply contract by a failing to disclose commission, वो जो 10% एजेंट पे कमीशन की बात थी, बोले कि वो डिस्क्लोज नहीं किया पेमेंट्स टू एजेंट्स, ठीक है। एंड बी, भाई इन्होंने जो है वर्ल्ड बैंक भी चीज़ें देखो नोटिस करती, वहाँ पे लिस्टेड होना पड़ता है। तो बोले कि वहाँ पे इन्होंने जो है करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, एक तरह से ये इम्प्रॉपर पेमेंट्स का है जो एजेंट्स को देना था ऑफिशियल्स इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस द अवार्ड एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो वही है कि आपस में बात नहीं बनी होगी, तो एक तरह से उन्होंने जहाँ कंप्लीट की जाए भी है। तो इसके तहत जो है वो चीज़ जो है अब हाईलाइट निकल के आई 5 नवंबर को, जो कहते हैं ना कि उसको और ज़्यादा इम्पैक्ट किया जाता है कि चीज़ें गिर रही हैं तो भयंकर तरीके से गिरें। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इसका सैंक्शन, मतलब जो रोक लगाई है वर्ल्ड बैंक ने, वो अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, केवल अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट 4 नवंबर 2025 से लेके जो है कि 3 जून 2029 तक के लिए उन्होंने रोक लगाई कि वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ से इक्विपमेंट्स इन कंपनी से ना लिए जाएं, ठीक है, जब तक कि इसका क्लियरली ना निकल के आ रहा है। जैसे देख सकते हो कि ये यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स, तो ये एक रीज़न निकल के आ रहा था जब तक रिजल्ट्स नहीं आए थे, क्योंकि रिजल्ट्स तो ये उम्मीद थी कि भाई फाड़ू रिजल्ट्स आने चाहिए, ठीक है, उनके भी अपने रीजंस फाइंड आउट हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये एक था कि जिसकी वजह से, और ये अगर कहो नहीं यार ये तो एक गलत चीज़ है या फ्रॉड है ये वो,
भाई ठीक है, कुछ चीज़ें निकल के आएंगी ऐसे, तो आपको बहुत सारे पॉली कैब हो गई, बहुत सारी कंपनीज हो गई। क्या लगता है आपको कि सब कुछ क्या फेयर सब कुछ होता है? इनकम टैक्स रुकते हैं, जीएसटी का छापा पड़ता है, कहीं किसी का होता है, बाद में वो सब चीज़ें हो जाती हैं, पेनल्टी भर दी जाती है। ये बड़े लेवल की कंपनीज हैं यार, ये सब चीज़ें बहुत छोटी होती, कोई पेनल्टी भी लगती है, कुछ होता है तो है। और रह गई बात प्रोजेक्ट्स की बात है, तो बहुत कुछ इसमें अवेलेबिलिटी होती है, ये क्षणिक भर की चीज़ें होती हैं, और इसी समय पर आपको तौला और मोला जाता है कि भाई आपको क्या लगता है इस कंपनी पोटेंशियल। मैं कभी नहीं कहता हूं कि रिस्की कंपनीज को पकड़ो, लेकिन इस तरह का सिनेरियो आपको लगभग 90 to 95 98 कंपनीज में आपको दिखाई पड़ेगा। तो फिर लंबे समय के लिए क्या होल्ड कर पाओगे? बोले कुछ नहीं। तो ये एक मुश्किल होती है। दूसरी बात, ये मैंने आपको बता दिया। जो कह सकते हैं शेयर की बात करूं तो यहाँ पे अगर ये वो हो गया, हाँ ये देख सकते हो, तो ये करीबन 23 सितंबर से गिरावट में आया। यानी कि आप तक जब तक न्यूज़ आई 5 नवंबर को, जैसे ये वर्ल्ड बैंक वाली बात निकल के आई न्यूज़ में, हम लोगों को तो बाद में पता चल रही ना भाई, हम आज 8 तारीख हो गई है और हमें तो आज पता चला, ठीक है, मार्केट बंद हो गया इसलिए पता चल गया, ठीक है। तो आप तक आने तक जो उसको सेटल डाउन हो रहा है वो हो चुका होगा। तो आप ये है रिटेल इन्वेस्टर, तो कह सकते हैं एक उस तरह से है भिखारी की तरह कि भाई जो दे दे भीख हम वो ले लेंगे। लेकिन आपको बैठना कहाँ है वो भीख लेने के लिए? सिग्नल्स पे बैठना है, या वीरान में रेगिस्तान में बैठना है जाके, या जहाँ भीड़ है ही नहीं वहाँ बैठना है? भीख कहाँ मिलेगी? प्रैक्टिकली मेरा मतलब भीख से ये है कि आपको ये चीज़ें, आपका तो सोर्सेस इतने बड़े नहीं है, आपको अपनी पढ़ाई पे ही काम करके चलना पड़ेगा कि भाई ऐसे अगर बेचोगे तो काम चलेगा नहीं। कंपनी में आप आए, वैल्यूएशंस को देखो, चीज़ों को देखो, बाद में अगर चीज़ें कुछ, अगर ये कोई इंटरनल फ्रॉड की बात है तो निकलना में भलाई होती है, लेकिन अगर इंटरनल फ्रॉड नहीं है तो रुकना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि बिना रुके तो आप पैसा बना ही नहीं सकते हो। नहीं तो आपको डरा के माल छीन लिया जाएगा, और जब आपको थमाना होगा तो आपको बेच दिया जाएगा कि भैया ये चीज़ें इस तरह से हैं। अब हम लोग अपने कह सकते हैं कैलकुलेशंस के हिसाब से करते हैं। यहाँ ये लास्ट ईयर का जो एक तरह से इसका कॉन कॉल था, तो ये चीज़ें आज भी बदली नहीं है। कंपनी को तो पता था कि 2023 की जो कॉन्ट्रैक्ट था नाइजीरिया वाला, उसमें जो हमें ट्रांसफार्मर पहुंचाने थे, उसकी जो कह सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक में बात चल रही है, ये चीज़ें हैं, एजेंट ने अपने गवर्नमेंट में यहाँ बोला, तो ठीक है, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक जगह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। विद इन द इंडिया जिस इस सेक्टर में इतनी डिमांड है, क्योंकि जिसकी कोई सीमा नहीं, तो ये अगर आप पढ़ते हैं तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन वगैरह कर रही है, कैपेक्स कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि माल की डिमांड है, पूरा प्रोवाइड करना है। अब रह गई बात जिस तरह का इसका काम है कि भाई ट्रांसफार्मर बनना विद इन द नो टाइम नहीं तैयार होता, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंसी होती है, कितनी एग्जीक्यूशन हुआ, कब पेमेंट हुआ, कब कैसे क्या है, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कंपनी को आगे बढ़ने में। लेकिन कंपनी के पास में काम है, कैपेक्स कर रही है, चीज़ें हैं, ठीक है। अगर ये इन लेवल्स पे आ रही, चलेगी कब पता नहीं, लेकिन हाँ पॉजिटिव सिनेरियो है, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं। आप कॉन कॉल मंडे को पढ़ लेना, सुन लेना। द कंपनी टारगेट से रेवेन्यू ऑफ ₹2000 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 25, यानी पूरे साल की बात कर रही है कि पूरे साल में लगभग 2000 करोड़ का रेवेन्यू करके जाएगी ये, और 28-29 तक जो है $1 बिलियन का करके जाएगी। और ये कोई बहुत बड़ी, ठीक है, एग्रेसिव या कंसोलिडेटेड थोड़ा करके रिजल्ट्स मतलब बोला है तो अलग बात हो गई, लेकिन मैं ये फिर भी कह रहा हूँ कि भाई इन्होंने जून 2000 में द कंपनी अलॉटेड 75 लाख इक्विटी शेयर्स, और ये जो ठीक है, ये तो इन्होंने कैपेक्स किया था और ये ठीक है। तो 2000 करोड़ की इन्होंने बात करी कि फाइनेंशियल ईयर 25 क्लोज होगा, रेवेन्यू ऑफ ₹2000 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 25। क्या ये अपनी बात पे अडिग हैं या हुआ? इस तरह की चीज़ों को अगर हम थोड़ा देखना चाहें, क्रॉस चेक करना चाहें, तो यहाँ पे अगर हम आते हैं और फाइनेंशियल ईयर 25 तो मतलब देख सकते हो ख़त्म भी हो गया है वो बात, मतलब अगली कॉन कॉल तो बाद में पता चलेगी। तो देख सकते हो कि हाँ 2000 करोड़ से ऊपर का ही इन्होंने क्लोजिंग दी है रेवेन्यू वाइज, अगर फाइनेंशियल 25, यानी अपनी बात पे तो ये कायम है, उसमें कहीं कोई दिक्कत है नहीं। कंपनी एक दिन की नहीं है, और कोई ऐसी भी नहीं है नैनो कैप माइक्रो कैप कंपनी हो, ठीक लेवल पे कंपनी, तो लेकिन अप्स एंड डाउन्स तो मार्केट में आएंगे कंपनीज के साथ में, तो आपको अपने हिसाब से जजमेंट लेना आना चाहिए। देख सकते हो कि 9, 10, 11, 16, 70% तक के मार्जिन प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे आ रहे हैं, और इस बार कितना निकला, अभी जो रिजल्ट निकला है उसमें 11%। तो वो आपको पता होना चाहिए भैया क्यों निकला। क्या मटेरियल महंगा हो गया, लेबर महंगी हो गई, या कुछ और महंगा हो गया, या पूरे मानसून था इंडिया में इसलिए चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं हो पाई टाइमली, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और अभी ये टीटीएम में, टीटीएम मतलब पिछले 12 महीने की बात करी जा रही। अब इसमें से क्या है कि पिछले 3 महीने का निकल जाएगा, और जो आज रिजल्ट निकला वो इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन आपको 222,222,7 तक का दिखाई पड़ रहा है। फाइनेंशियल 26 का अपना टारगेट पूरा करें। अब जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं तो क्वार्टरली अगर मैं देखता हूँ कि चीज़ें इस तरह की कंपनीज में
हर टाइम पे एक जैसी नहीं आएंगी हर क्वार्टर में। यहाँ देख सकते हो सेल्स वाइज अगर मैं यहाँ पे देखने की बात करूँ, 300 की सेल है, 325 की थी, 32, फिर 438, और फिर देख सकते हो कि यहाँ पर जून 2156 की रह गई। तो कुछ तो अलग रहा होगा ना। यहाँ पे तो शेयर एकदम क्रैश हो जाना चाहिए, या हुआ भी हो या करेक्शन हुआ भी हो, उसके बाद क्या ये ऑल टाइम हाई पे नहीं गया गया। ठीक है, कंपनी इंटरनल फ्रॉड पे ना हो और कंपनी का जो विजन है वो ठीक ठाक हो। ठीक है, आपको लंबे समय के लिए भी रुकना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपसे बड़ा कोई कह सकते हैं पैसे वाला बनेगा ही। आप सबसे ज़्यादा पैसे वाले बन जाओगे कि आपकी हर कॉल हर चीज़ सही एग्जीक्यूट हो जाएगी सेट टाइमली। मैं आया कि भाई मैंने कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए लिया, लेकिन जब मैंने लिया उससे और करेक्शन मिल गई, बोले ठीक है तो 4 साल 3 साल 5 साल भाई होल्ड भी करना पड़ेगा, एवरेज भी करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर रेवेन्यू और जो आप हिसाब किताब अपना बनाते हो उस हिसाब से। और आपको अपने बैलेंसिंग भी देखनी पड़ेगी कि सो दैट कि योर पोर्टफोलियो शुड नॉट गो इन नेगेटिव, कि भाई ये अगर गिर रहा है तो कुछ आपके पास ऐसा है जो कि आपको उठा रहा है। ठीक है, अगर आप कहोगे सर इतना ही हेडेक है तो फिर म्यूचुअल फंड में चले जाओ, भाई तो म्यूचुअल फंड में चले जाओ, वहां पर अपना जो एक नॉर्मल अपना रिटर्न्स होते हैं वो भी मिलेंगे। तो डिपेंड करता है, ये मुझे इंटरेस्ट है तो इसलिए मैं अपने इस क्षेत्र में लगा रहता हूँ। अब ये 156 है तो यहाँ पे तो लगा ही होगा यार रिजल्ट खराब आ गए, क्या ऐसा पहली बार हुआ? बहुत बार हो चुका है भाई। ठीक है, हर क्वार्टर के रिजल्ट्स ट्रांसफॉर्मर वाली कंपनीज के एग्जीक्यूट होंगे प्रॉपर्ली हर तरह से, वो जरूरी। हाँ, ईयर ऑन ईयर में मामला अगर गड़बड़ दिखाई पड़ता है तब हमें चिंता की बात है, क्योंकि वहां पे पूरे 12 महीने मिले हुए होते हैं कंपनी को ये चीजें। तो अब 438 से 156 की सेल, देन 257, देन 369, और फिर देख सकते हो क्या अपने ऑल टाइम हाई के सेल्स को बीट किया कंपनी ने। कौन ने देखा? जिसने 1 2 3 और ये देख सकते हो कि चौथे क्वार्टर तक वेट किया तो चीज़ें एग्जीक्यूट हुई। और ईयर ऑन ईयर में यही सब चीज़ें जुड़ जाती हैं। जब ईयर ऑन ईयर में जब ये सब चीज़ें जुड़ जाएंगी तो अपने आप ही ईयर ऑन ईयर में बीट कर जाएगा। तो चीज़ें इस तरह से भी होती हैं भाई, किसी क्वार्टर के छुआ किसी क्वार्टर, हाँ उसके रीजंस जानने की कोशिश करनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर बात करी जाए तो 322 की सेल, 462 की सेल, फिर 500 की लाइन की सेल, 600 की लाइन की सेल, अभी फिर 500 की लाइन की सेल थी। और इस बार अभी कितनी आई है? अभी कितनी आई है मैंने जो अभी आपको दिखाई है कि 400 कुछ करके आई है ना, जैसे सितंबर में, हाँ ये इसी के आसपास थी, 462 के आसपास। तो 500 से अब ये 400 के करीब आई है, मतलब जो हर बार बढ़ रही थी वो। तो कभी ये 400 की जो 462 की जो सेल थी ये कभी ऑल टाइम हाई पे थी। पहले भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे 500 की सेल आई, 322, देन 400, फिर 513 को भी इसने बीट करा, 559, देन 676। अभी फिर ये 462 की सेल आ गई है, यानी कि इन दोनों को बीट नहीं कर पाया, फिर नीचे गया। तो ये चीज़ें क्वार्टरली आप देख सकते हो, हिस्ट्री उठा के देखो, चीज़ों को देखो। फिर उसके बाद आप ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे देखो, ये जो इसमें बेसिक मटेरियल लगता है उस पर बहुत हद तक डिपेंड करता है कि 8%, 10%। यहाँ पे देख सकते हो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना निकल रहा है, 8%, 10%, 9%, 7%। और यहाँ देख सकते हो कि 156, यहाँ पे 3% ही मार्जिन निकला। मतलब हर तरह से कंपनी डूब गई, मामले की पूरा गड़बड़ हो गया। तो शायद ये वॉर टाइम की सिचुएशन की बात है जो भी था। फिर उसके बाद में देख सकते हो कि 8%, फिर 10%, फिर 14%, फिर 13, 15, 15, 19 और 17। यहाँ पे 19 तक भी आया और यहाँ 17 आया, और इस बार 11% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकला। लेकिन ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई पड़ रहा है। एवरेज में क्या निकलता है अगर ईयर ऑन ईयर में देखें तब जाके हमें कंपनी की सूरत सही दिखाई पड़ती है। और आप अगर ईयर ऑन ईयर की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को यहाँ पे देखिएगा, इस वाली लाइन को, और फिर मैं बात करूंगा इसकी और इसकी बात करूंगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखते हो कि 6%, 6%, 11, फिर 9, 7, 7, 9, 6, 9, 10, 16 और 17। तो ठीक है, अब एकदम एग्रेसिवली बढ़ा। तो अब इस बार 11 आ गया तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत की बात नहीं दिखाई पड़ रही मेरे को तो। ठीक है, अब यहाँ एक्सपेंसेस को तो भाई डिपेंड करता है मटेरियल कॉस्ट कितनी जा रही है। अब ये जो है बढ़िया दिखाई पड़ता है, ये दिखाई पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि शेयर ने क्या पता अपने बॉटम को एडजस्ट कर लिया हो, और ना भी किया हो। मैं कह रहा हूँ और मान के चलो ये शेयर आपको 350 के आसपास दिखाई पड़ जाए, कोई मेरे जो प्राइस हैं वो हाई हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं 1000 शेयर्स, अब मैं जो अपने, अगर मैं इसमें थोड़ी जो शेयर्स की थोड़ी ये जाना नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ, अरे यार अभी मैं बात करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे बात, इसको हट जाए तो थोड़ा सा ये हट गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं स्क्रीन पर, चलो दोबारा खोल लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि स्टॉक में क्या कुछ मेरे पास है, क्या कुछ हिसाब किताब है, या जिस तरह के, अब जैसे मेरे पास की बात है, ये तो चला गया यार, अगर ये ओपन हो जाएगा तो ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो यही नीचे है, अब यहाँ पे है। तो इसको अगर ठीक से देखा जाए तो ये मेरी एंट्री
टारिल में है और आप देख सकते हो कि 586 के क्वांटिटी हो गई है। मैं 1000 तक के लिए क्वालिफाई फील करता हूँ। अब ये 1 साल में होगा, 2 साल में होगा या नहीं भी होगा, डिपेंड ऑन द इन्वेस्टमेंट, या 3 साल, आपको नहीं सोचना। मैं आपको अप्रोच की बात कर रहा हूँ कि अप्रोच मार्केट में किस तरह से होनी चाहिए। ये शेयर अभी लंबे समय तक पैसा नहीं बनाएगा, बोला ठीक है, अब अगले रिजल्ट्स तो जनवरी के आसपास तक आएंगे भाई, दिसंबर क्वार्टर तक के, क्या कुछ सिनेरियो बैठता है आगे, कुछ क्या है। अभी के लिए वर्स्ट जो बात आई, अभी तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट का जो इनका कॉन्ट्रैक्ट था, वहाँ पे कुछ मेंटेनेंस को लेके कुछ बात हुई थी, तो वो ये कंपनी वापस गई, उसका क्लैरिफिकेशन दे दिया और चीज़ें कर रही है। तो वो भी एक न्यूज़ जबरदस्ती फैलाई जा रही थी, ये भी फैलाई, मतलब जब इम्पैक्ट किया जाता है कि सो दैट ये भी हो सकता है कि आप जो स्मॉल हैंड्स हैं उनसे निकाला जाए, तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ ये पता है कि हमें कंपनी हमने सही पकड़ी है, चीज़ें अलग। अगर मैं 586 शेयर्स में ये डाउन में हूँ, अब अगर और गिरता है तो आई विल वेट एंड वॉच, लेट इट कंसोलिडेट ऑन द राइट पी लेवल्स। भाई जैसे रिजल्ट्स आए या जो भी न्यूज़ थी या जो भी कुछ है, सेटल डाउन तो होगा, एक जगह पे रुकेगा, फिर क्या अप्रोच होती है। एंड इन्वेस्टिंग इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, हर बार आप सही नहीं जा। अब इसमें जो मेरी कह सकते हैं एंट्री की बात अगर मैं करूं, तो आप देख सकते हो कि अभी रिसेंटली मैंने 24 अप्रैल 25 से मैंने इसमें स्टेक्स को धीरे 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 करके लिया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भैया कि मैं इस लेवल तक भी इसमें जा सकूंगा अगर कोई इंटरनल प्रॉब्लम कंपनी में नहीं आती है। तो बात ये होती, अगर आप किसी को दूसरे को देख के लेते हैं तो बड़ी मुश्किल की बात है। ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं जिनको होल्ड करना पड़ता है लंबे समय के लिए और रखना पड़ता है, और फिर एवरेजिंग का भी एक टाइम आता है कि भैया ठीक है नेक्स्ट आपको लगता है कि नहीं, केवल इसी पे डिपेंडेंसी तो आप ट्रैप हो जाओगे मार्केट में, तो आप नहीं चल पाओगे। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी थोड़ा सा एक प्रोजेक्टर ग्रोथ की भी बात की थी, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चार्ट्स के माध्यम से चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये देख सकते हो कि एक लेवल पे रुकने की कोशिश की। भाई जिनको पता था उन्होंने सब कर लिए, चाहे वो नाइजीरिया वाली बात हो, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे रिजल्ट्स थोड़े से सो आ रहे हो तो शॉर्ट टर्म वाले अपना निकल के बोले बाद में ले लेंगे, रिटेल इन्वेस्टर से तो क्या थप्पड़ मार के कभी भी ले लो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे ये शेयर 387 के आसपास बॉटम बनाने की कोशिश करी, फिर ऊपर गया, फिर किसी ने प्रॉफिट बुक कर दिया, तो फिर यहाँ पे 390 पे बनाया। आगे अगर लंबे समय की बात करें तो यहाँ देख सकते हो कि भाई ड्रैग डाउन है, 5 दिनों में ये नीचे करीबन 12% करीब की गिरावट दिखाई पड़ रहा है। अब जैसे क्या होगा, पी अगर ये पुराने कह सकते हैं रिजल्ट्स पे पी दिखा रहा था, तो अभी ये 45 का पी दिखा रहा है। अब यही रिजल्ट्स खराब आए हैं तो इसका यही प्राइस 45 की जगह पे इसको 50 का पी दिखाने लगे, मे बी मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर 40 का पी इसका सही रहता है, डिपेंड ऑन द सेक्टर, डिपेंड ऑन द कंपनी, डिपेंड ऑन द जो भी चीज़ें उसकी प्रोजेक्शन है उस हिसाब से, तो 40 का पी अगर सही है तो अब इस प्राइस पे या इस मान के चलो 300 या 350 का प्राइस जो है इसका 40 का पी को मतलब डिनोट करता है, तो तब सेटल हो जाएगा ना शेयर उस लेवल पे। जब सेटल हो जाएगा और अगर हमने 500 प्लस का क्वांटिटी ले रखी है, 1000 तक के लिए मैं क्वालिफाइड फील करता हूं, कंपनी में कोई इंटरनल दिक्कत नहीं है, तो आई हैव टू वेट फॉर दैट मच ऑफ टाइम और धीरे धीरे चीज़ें करके रखना पड़ेगा। अभी सिस्टेंगो की बात करूँगी, रिजल्ट बहुत बढ़िया आए, सब कुछ आए, और एक साल के करीब मैंने उसे होल्ड भी किया। जितने प्रॉफिट उसमें बना सकता था, सोच सकता था, वो नहीं बने, लेकिन फिर भी पॉजिटिव में निकल के बाहर आया। ठीक है, तो लॉस में नहीं बेचना होता, हाँ समय देना पड़ेगा। कुछ शेयर्स में आपको तुरंत पैसा बनता है, तो वो रिस्क एपेटाइट बढ़ाने के लिए भी होता है। ऐसा भी है कि आपने लिए और 2 महीने में 3 महीने में पैसा अच्छा खासा रिटर्न बन गया, आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए लिए थे लेकिन पैसा बन गया, तो आपने उसमें, ऐसा इसमें भी हुआ। तो ये चीज़ें हैं, आपको अपने पोर्टफोलियो के मतलब कह सकते हैं रिस्क एपेटाइट को भी बढ़ाना आना चाहिए। 1 महीने में देखोगे तो 18.85% गिरावट, 6 महीने में देखोगे तो जो यहाँ पे आपको 17 वही 18-19% तक की गिरावट दिखाई पड़ रही है, और टॉप से देखोगे तो अच्छी खासी गिरावट आपको यहाँ पे शेयर स्टॉक में दिखाई पड़ रही है। लगभग देख सकते हो कि अभी भी अगर ये गिरा अपने टॉप से दिखाया जाए तो 62-63% तक की गिरावट आपको रफली दिखाई पड़ रही है। अब अगर ये और टूटता है तो 70 भी जाएगा, 80 भी, और ये पहले भी ऐसा टूट चुका है, ऐसा नहीं है कि नहीं टूटा है। आज की बात नहीं करो, अगर इसके पुराने जो चार्ट को देख लोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, वहीं पे अगर हम इसमें थोड़ा और लंबे समय के लिए अगर जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हो कि लंबे समय में चीज़ें अगर शेयर सही है, चीज़ें सही हैं, तो पैसा बनता ही बनता है। ठीक है, तो वहीं देख सकते हो कि अब ये 5 सालों में सर कुछ बना ही नहीं पैसा, बोला ठीक, आगे जाइए, जैसे ये पूरा चार्ट है नहीं इसका,
एक्चुअली में ये टाइम फ्रेम जो है, इवन टाइम फ्रेम भी पूरा नहीं दिया हुआ है। ये देखा जाए तो देखो 24 से ही दिखा रहा है। तो आप कहोगे नहीं यार आप तो सर मैक्सिमम चले गए, तब भी 6% तक का रिटर्न, ऐसा नहीं है। अच्छी कंपनी होगी तो पैसा तो बनता है। आपको डिपेंड करता है कि आप कैसे क्या कुछ उसमें अप्रोच अपनी रखते हो। बनाने वाला था इन सब कंपनीज पे, CDSL, NSDL और के फिनटेक और इन सब चीज़ों पे एक बहुत अच्छा वीडियो बनाने की पूरी स्क्रिप्ट तैयार थी, कैंप्स वगैरह, लेकिन मैं वो ये ज़रूरी लगा तो मैंने ये बनाया, ये हट गया। ठीक है, तो ये मैं कह रहा था कि अगर इसको मैक्सिमम में चले जाएंगे तो आपको इसमें चीज़ें पूरी दिखाई पड़ेंगी कि भैया ठीक है। अब यहाँ पे 1094% तक के रिटर्न दिखाई पड़ रहे हैं, और वहीं पे अगर हम इसमें यहाँ से चले जाएंगे, अगर मतलब मैं कहता हूँ कि 5 साल के रिटर्न में दिखाई जाओगे तो दिख जाए 8,228%, 82% रिटर्न। तो कहाँ कह सकते हैं कि 8,200% तक के रिटर्न, और कहाँ लॉन्ग टर्म में दिखाई पड़ रहा है कि 1,000 के ही रिटर्न दिखाई पड़ रहे हैं। और शेयर भी भाई हो सकता है इन लेवल्स पे उसका काम अलग हो, चीज़ें अलग हो, कंपनी कैसी कुछ और सेक्टर में काम कर रही हो, वो इतना कुछ पता नहीं है। लेकिन बात बता रहा हूँ, टूटने वाली बात है तो ये भाई 80% तक भी कंपनी टूटती हैं। ठीक है, ये भी टूटी है, ऐसी बात नहीं है। अगर इसके जब ये लिस्टेड हुई होगी तब उसके बाद से देखा जाए तो कोरोना के टाइम पे ये जो है देखो 82-84% तक भी गिरावट रही है। अब लेकिन इस समय के जो फंडामेंटल्स होंगे, अगर मैं इसको देखूं, अगर इस जगह पे फंडामेंटल्स यहाँ पे, तो उन फंडामेंटल्स के बेसिस पे कंपनी को हम नहीं लेते। अगर हम आज जो स्टडी करते हैं भाई, अभी जो स्टडी है ट्रांसफॉर्मेशन मालूम पड़ा बाद में ही हुआ है चीज़ों का, क्योंकि वो हमें इसके फंडामेंटल्स को देख के चीज़ें निकल के आती हैं। और रहेगी बात गिरावट की, तो गिरावट वैसा कोई शेयर ही नहीं बना भाई साहब जो गिरे ना। हाँ, उसकी सही वैल्यूशन, मैंने क्या बोला अभी वेट एंड वॉच के बाद मैंने इसीलिए सोचा कि भाई वेट एंड वॉच, भाई अभी इन्वेस्टमेंट किया मैंने 500 प्लस शेयर्स हुए, बोला ठीक है 1000 तक के लिए अगर उसको कंसोलिडेशन के लेवल पे आएगा धीरे धीरे कर, क्यों? क्योंकि ऐसा बहुत सारे शेयर्स में होता है। अब जैसे इसी की बात कर लो, वॉरी की बात, ये हट गया फिर से। ठीक है, तो ये भी अपने टॉप से कितना करेक्शन था। क्या शेयर खराब है? नहीं, आज भी पैसा बना रहा है। अगर इसको ये देख सकते हो आप, ये मैक्सिमम में अगर चाहते हैं थोड़ा सा, अगर ये नेटवर्क का इशू आ जाता है, ठीक है, तो एकदम से नहीं आ पाता है क्योंकि लाइव बनाता हूँ आप लोगों के समक्ष, तो यहाँ पे आ नहीं रहा। तो शायद जल्दी से हो जाएगा तो मैं दिखा दूँगा आपको। ठीक है, यहाँ पे चलो छोड़िए, कोई बात नहीं। जैसे अब VBL की बात कर लो, ये अगर ये भी तो देख सकते हो कि टॉप से करेक्टेड है, कोई दिक्कत है नहीं। तो 1700% तक के रिटर्न आपको दिखाई पड़ रहे हैं इतने के बाद भी, 1705 के। तो कंपनी क्या ये गिरी नहीं है? ये भी गिरी हुई है। तो ऐसा अब कंसोलिडेशन बनाने की, ये सेटल डाउन होने की कोशिश कर रही है, बोला ठीक है। एक्यूमुलेशन, अब इतने लंबे समय के लिए कोई टिकेगा? अब यहाँ से सोचो तो शेयर का फ्यूचर क्या जाएगा, इसके काम करने के प्रोसेस में जाएगा कि भाई आगे क्या सोच रही है, क्या कुछ कर रही है, क्या कुछ कर रही है। एक लंबे समय तक कंसोलिडेशन भी दिखा सकती है कंपनी। अब बस इंटरनली फ्रॉड ना करे, क्योंकि आपको रुकना तो बहुत हद तक पड़ता ही है। ठीक है, तो ये सब था। बाकी मैं जैसे मैंने वॉरी रिन्यूएबल्स की बात करी थी, मैंने वॉरी रिन्यूएबल्स का चार्ट अगर खुल जाए, ये देख सकते हो कि इस शेयर में इस शेयर में कहीं कोई कमी थी? नहीं, कोई कमी नहीं थी, सब कुछ है। भागते हुए को सबने अच्छा मान लिया, और यहाँ पे देख सकते हो ट्रैप हुए। ये सोचा ये बॉटम बनेगा, फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, रिजल्ट तो इसने हर बार सही दिए। यहाँ बोला नहीं, फिर बोला यहाँ, तो बॉटम बनाया यहाँ से चीज़ें सही चली, रिजल्ट्स यहाँ पे भी सही थे, यहाँ पे भी सही थे, यहाँ पे भी सही थे। अब ये शेयर्स जो मतलब आगे क्यों? क्योंकि भैया इसको पंप किया गया, डंप किया गया। तो अच्छी कंपनीज में भी होता है। अब इसको जैसे गिराया जा रहा है, तो गिराया जाए, मालूम पड़ा इसकी सही वैल्यूएशन, जो टारियल की बात कर रहा हूँ, उसकी सही वैल्यूएशन मान के चलो 350 पे है, लेकिन आप भी बेच दो पैनिकली, तो उसको हो सकता है 320-300 तक भी गिरा दिया जाए, सो दैट आपसे हाथ माल ले लिया जाए। होने को कुछ भी हो सकता है। जीत आप तभी सकते हो अच्छी कंपनी, बस इंटरनल फ्रॉड ना है। और अगर आप अप्रोच रखते हो किस तरह की इन्वेस्टिंग वाला, तो लंबे समय के लिए भी टिकना पड़ सकता है। 5-5 साल तक की भी इन्वेस्टिंग बनी रह सकती है कंपनी में, अगर इंटरनल फ्रॉड नहीं है तो। डिपेंड करता है कि आपके पोर्टफोलियो में कब कहाँ क्या कुछ रिस्क एपेटाइट है और कितना रिक्वायरमेंट है। तो ये, और इस तरह की सिचुएशन आप सोचोगे कि ये सही नहीं है। हर इन्वेस्टर जितने भी हैं मार्केट में, उनकी हर जो बैट होता है, जुआ की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन पढ़ने के बाद भी हर जो कह सकते हैं उनका डिसीजन सही जाएगा ऐसा नहीं है। बस फ्रॉड से बचे रहो। आपको ऐसा हर कंपनी में दिखाई पड़ेगा कि किसी कंपनी में बहुत जल्दी प्रॉफिट्स भी बन गए, और किसी कंपनी में आपको लंबे समय तक भी होल्ड करके रखना पड़ा। अगर आप सोचते हो कि नहीं इतनी न्यूज़ और एक रिजल्ट खराब के बेसिस पे कंपनी को हम आउट करेंगे, तो कोई भी शेयर पोर्टफोलियो में लंबे समय तक होल्ड नहीं कर पाओगे। और लंबे समय तक अगर होल्ड नहीं कर पाओगे तो वेल्थ नहीं बना सकते आप, इसमें कोई डाउट नहीं।
अब अगर VBL ने 1705%, अभी टॉप से करेक्टेड है तब की बात कर रहा हूँ, 1705% तक के रिटर्न बना के दिए हैं अभी जब गिरने के बाद, तो आज भी वो है होल्ड, ठीक है। अब अगर कंसोलिडेशन दे रही है, चीज़ें दे रही है, तो हो सकता है कि अब 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक वो ऐसे ही चले, तो दैट इज द फेज ऑफ एक्यूमुलेशन एज पर योर रिस्क एपेटाइट ऑफ द पोर्टफोलियो एंड योर पोर्टफोलियो, कि भाई आप कितना इन्वेस्टमेंट चीज़ें को लेके आ रहे हो। डिपेंडेंसी एक कंपनी पे नहीं होती। स्काई गोल्ड भागा तब लोग स्काई गोल्ड की बात कर रहे थे, वारी रिन्यूएबल भागा तब लोग वारी रिन्यूएबल की बात कर रहे थे, टारेल भागा तब वो टारेल की बात कर रहे थे, ठीक है। VBL भागा तब वो VBL की बात कर रहे थे। ऐसे और भी बहुत सारे शेयर्स हैं, ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं जिन्होंने मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाए और उनकी बात हुई, फिर उसके बाद नीचे है। तो हर कंपनी टॉप से करेक्टेड होती है, और आपको लंबे समय के लिए भी पोर्टफोलियो के पिलर्स बनाने की जरूरत। जैसे मतलब हम लोग वेल्थ बनाने की बात करते हैं कि जैसे एक कंपनी है, 2 कंपनी है, मैं जैसे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स को बुक करना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एक कॉन्क्रीट बेस भी पोर्टफोलियो को देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिल्डिंग जब आप खड़ी कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ पिलर्स आपके ऐसे बनने चाहिए पोर्टफोलियो में जो कि पूरे पोर्टफोलियो की मीनार को संभाल सकें। कुछ कुछ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स को बुक कर लो, ठीक है। वो बुक भी क्यों किया जाता है? वो बुक इसलिए किया जाता है कि भाई मैंने यहाँ पे प्रॉफिट्स को बुक कर लिया, और मेरे पोर्टफोलियो में या मेरी वॉच लिस्ट में ऐसी कोई कंपनी है जहां पे मुझे वो बहुत सही वैल्यूएशन में ट्रैक कर रहा सब कुछ है, उसको मैं उस लेवल पे पकड़ने की कोशिश करूंगा। और वो लेवल्स जरूरी नहीं है आगे उसके डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी वो लेवल्स भी गड़बड़ हो, क्योंकि बॉटम आप पकड़ नहीं सकते, हाई आप देख नहीं सकते, आप मतलब पकड़ नहीं सकते, तो कंपनी पकड़ सकते हैं। तो अब अगर वो कह रही है कि नहीं भाई आप ऐसे फेज में आयो कि मैं अभी 2 साल तक कंसोलिडेशन दिखाऊं, डिपेंड करता है कुछ भी, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जो भी है, मैं इंटरनल फ्रॉड नहीं कर रही हूं, चीजें इस तरह से, तो दैट इज द फेज ऑफ एक्यूमुलेशन। अब अगर केवल उसी पे डिपेंडेंसी आप बनाओगे तो भी लंबे समय तक होल्ड नहीं कर पाओगे। आज क्या मैं VBL होल्ड नहीं कर रहा हूं, स्काई गोल्ड होल्ड नहीं कर रहा हूं, ठीक है। स्टेक्स मैंने बढ़ाए नहीं बढ़ाए, दोनों बढ़ाए। ये कंपनी होल्ड नहीं कर रहा हूं, केसॉल्स होल्ड नहीं कर रहा हूं, प्रिंस पाइप, ये मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, जनरली बता रहा हूं। वीनस पाइप होल्ड नहीं कर रहा हूं। क्या उसने पैसा नहीं बनाया था भाई, उस बड़ा पैसा नहीं लगा है, हाँ लगा है। केसॉल्स होल्ड नहीं कर रहा हूं। तो SME लॉट की कुछ कंपनीज जिन्होंने प्रॉफिट्स बुक किया, हाँ, बट मुझे भाई मैंने भी तो बहुत सारी SME से बनाया, कहीं लॉस भी बुक किया, ऐसा नहीं कि SME मैंने प्रॉफिट बुक किया, लॉस भी बुक किया, और वो ओवरऑल मैं सही निकल के आऊं। क्या आपके पास SME मेरे पास मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है? जितनी मेरे पास क्वालिफाइड लगती है मुझे मेरे पोर्टफोलियो में, वहां तक मैंने स्टेक को कम किया। हाँ कभी ज्यादा भी हो गई थी सर, हाँ ज्यादा भी हो गई थी, तो वो आपको लेके चलना पड़ेगा। रेलवे में कभी पैसा नहीं बनाया, आज रेलवे नीचे है तो क्या पैसा नहीं बनाएगा? एवरेज कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। कितना? क्या पूरी डिपेंडेंसी उस पर? नहीं। तो ये चीजें होती हैं। तो अगर आप अब जैसे कल सिस्टम के रिजल्ट्स अच्छे आए या VBL के रिजल्ट्स ठीक थे, उसने जो डील करी उनके साथ में वो सही थे, तो ऐसा नहीं है कि आप ये कहोगे कि अब अगर इसमें 586 शेयर है तो मेरी डिपेंडेंसी केवल इस शेयर पे नहीं है। ये टॉप से अब देख सकते हो कि कितना % करीबन करेक्ट हो चुका है, और वहां पे भी अभी मैंने क्या बोला भाई, वेट एंड वॉच की सिचुएशन हो गई। आगे जब सेटल डाउन होगा और मुझे कहीं पोर्टफोलियो, भाई अगले महीने के मान लो आपका SIP पैसा आता है, वो आप लगाना है पोर्टफोलियो में, और उनमें से जैसे मान के चलो रेलवे की एक कंपनी है, केसॉल से एक कंपनी है, ये एक कंपनी है, और भी कंपनीज हैं जहाँ पे मैं शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स को भी बुक करता हूँ। मैं एक्चुअली आई एम पार्किंग माई मनी टू द बेस्ट वैल्यूएशन इन डिफरेंट कहीं कहीं पे थोड़ा ज़्यादा लगता है, कहीं कहीं पे थोड़ा कम लगता है। जब मेरे पास मेरे फंड्स जो मंथली लगने होते हैं वो मेरे लग जाते हैं, उसके बाद और मुझे और भी वैल्यूएशन दिखाई पड़ रही होती कि नहीं यार ये शेयर में 1 साल से मैं लिए भी था, चीज़ें भी सही थी, ये मेरे एक्सपेक्टेड बॉटम से और नीचे है। उसके रीजंस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मार्केट सही वैल्यूएशन लेके आएगा उसकी, हाँ भाई नहीं यहाँ नहीं तुम्हें यहाँ ट्रेड करना है, या ऑपरेटर्स और वो चीज़ें नीचे और कर देते हैं, तो वहाँ पर लगता है कि नहीं यार अब मुझे इसमें स्टेक्स को और बढ़ाना है, ये मुझे मौका दे रहा है अब जब मेरे पास पैसे नहीं है। तो जो मेरे पैसे पोर्टफोलियो में डिफरेंट वो भी अच्छी कंपनीज होती हैं वहाँ लगे होते हैं, तब मैं डिसीजंस लेता हूँ भाई कौन सी कंपनी पे मुझे जो भी उसमें 10%, 15%, 20%, 25% बन रहा है, या कहीं नहीं लोअर बराबर पे भी बन रहा है, उसमें मुझे उतना वो नहीं दिखा, तो वहाँ को पैसे को सर्कुलेट करके यहाँ लगाते हैं। तो कल भी मेरे पास एवरेजिंग के लिए था पैसा, जो कि मैंने प्रॉफिट्स को बुक करके पोर्टफोलियो में, और वो मैंने अपने मतलब फंड्स में रख लिया था, और अच्छा खासा रख लिया था कि अगर रिजल्ट सही आते हैं तो फिर मैं इसमें अपने स्टेक्स को जो मैं एक
level of qualifying number of stocks as per my portfolio risk appetite and the portfolio size मैं फील करता हूं, तो वहां तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं. अब क्या होगा भाई, रिजल्ट्स ये आए, न्यूज़ ये चल रही थी, ये कुछ है, कंपनी को इंटरनल फ्रॉड है, नहीं, वहां मैंने क्रॉस कर दिया, बोले ठीक है. अब क्या है, मुझे ये दिखाई पड़ता है कि ये लंबे समय तक के लिए मेरे पोर्टफोलियो में बनाए रखना पड़ेगा, तो वो भी समय आपको देना पड़ेगा. इसमें नहीं दोगे, किसी और शेयर में दोगे. तो अब सर कब करोगे एवरेज, कब क्या कुछ करोगे, ध्यान डिपेंडेंसी इस पे नहीं है ना, डिपेंडेंसी दूसरी कंपनीज पे भी है. तो वहां पे कोई वैल्यूएशन दे रही होगी, ये जब तक अपने उन सही वैल्यूएशन पे ट्रेड नहीं करने लग जाएगी, एक वैल्यूएशन आ जाएगी भैया कि ये किन लेवल्स पे अप एंड डाउन कंसोलिडेशन कर रही है, उन लेवल्स पे फिर एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी. डिपेंड करेगा कि ये उस समय ज़्यादा ज़रूरी एवरेज करना है या कोई दूसरा कंपनी एवरेज करना ज़रूरी है, ये चीज़ें होती हैं. ऐसा नहीं होता है कि भाई इसके खराब आ गए तो इसे बेच दो, उसे भाई ऐसे करोगे तो नहीं बना पाओगे. तो ये है, मुझे लगता है कवर काफ़ी कुछ किया है, कुछ चीज़ें छूटी हों तो मैं कोशिश करूँगा कि जो वीडियो बनाने का चीज़ें थी वो काफ़ी बेनिफिशियल रहता आप लोगों के लिए. अगर मैं बात करूं कि ये केफिन टेक वाला वीडियो जो है, NSDL CDSL और क्या ना, इनसे रिलेटेड ये चीज़ें, कैंप्स और ये सब चीज़ें, ये एक पिलर, जैसे मैं बोला ना, एटलीस्ट 4 पिलर मैं अपने पोर्टफोलियो में बनाए रखना चाहता हूं, जिसमें से एक VBL है, देन सेकंड स्काई गोल्ड हुआ है. ये मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आप सही वैल्यूएशन पे खरीदना, कोई भी अच्छा भी शेयर हो सही वैल्यूएशन पे नहीं खरीदा तो ट्रैप फील करोगे. तो ये मैं पोर्टफोलियो पे बनाना चाह रहा हूँ कि 4 पिलर तो ऐसे मिल जाएं मुझे मेरे पोर्टफोलियो, जो कि विदस्टैंड करें. तो उनमें से मुझे लगभग 2 कंपनी दिखाई पड़ चुकी हैं, 2 हैं जिनमें स्टेक्स भी ठीक है, पिलर टाइप स्टेक्स भी हैं. और ऐसा नहीं है कि जैसे इसको नहीं चाह रहा था, इसको भी चाह रहा था, लेकिन ये पिलर बनने में अभी सक्षम नहीं दिखाई पड़ी, बोले ठीक है. तो स्टेक्स, टोटल आपके स्टेक्स देख सकते हो आप कहाँ पे कितना है. तो थर्ड कंपनी जो है जिस के चलते मैं वीडियो बनाने की सोच रहा था, वो कंपनी पे उसको मैं थर्ड पिलर समझ के चल रहा हूं पोर्टफोलियो वाइज. डिपेंड करता है कि क्या कुछ आगे डेवलपमेंट्स होते हैं, तो आपको अपने हिसाब से चीजें करनी पड़ती हैं. तो विद दीज वर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन जय हिंद, जय भारत. रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सो दैट मेरा मोटिवेशन और गाइडेंस आप लोगों के लिए जो भी बन पाए वो बनी रहे. बाय बाय.